ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी जो ऑर्गन है वो एक पर्सन के बॉडी से दूसरे पर्सन के बॉडी में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कैसे? समटाइम्स वेरियस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी बिकम लेस एफिशिएंट और completely functionless due to aging, accidents, disorders, infections, etc. Hence, such a person's life becomes difficult or fatal. However, the person's life can be saved if he gets the necessary organs. तो अगर किसी पर्सन का कोई ऑर्गन लेस एफिशिएंट है या नॉट एफिशिएंट है या फंक्शन नहीं करता ड्यू टू वेरियस रीज़न, कौन से रीजन्स की वजह से? बुढ़ापे की वजह से या एक्सीडेंट्स या डिसऑर्डर और इन्फेक्शन की वजह से, तो उसका लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा या उसका जान भी जा सकता है। ऐसे में अगर उसे ऑर्गन्स मिल जाए तो उसका जान बच सकता है। कैसे? ईच पर्सन हैज़ अ पेयर ऑफ किडनी. Process of excretion can occur with the help of single kidney also, so a person can donate another one. Skin from certain parts of the body can also be donated. तो हर एक पर्सन की बॉडी में 2 किडनी होता है, मगर एक्सक्रीशन के लिए 1 किडनी काफ़ी है। तो ये पर्सन अपना 1 किडनी डोनेट कर सकता है जिसे इसकी आवश्यकता है। नॉट ओनली किडनी, स्किन भी डोनेट कर सकता है, और ये स्किन जो है वो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट से कलेक्ट किया जाता है और उसे डोनेट किया जाता है। An important requirement in organ transplantation is availability of donor. During transplantation, various factors has to be considered like blood group, diseases, disorders, age, etc. of donor and recipient. तो ये ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या है? डोनर। डोनर कौन है? जो ऑर्गन डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं, और जिसे ऑर्गन दिया जाता है उसे रिसिपिएंट कहते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन से पहले हमें डोनर और रिसिपिएंट दोनों पर्सन्स की ब्लड ग्रुप, डिजीज़ और डिसऑर्डर, एज एक्सेट्रा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जान का खतरा है। Organs like liver, heart, eyes can be donated after death only and not during lifetime. जीते जी तो हम सिर्फ किडनी, स्किन, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बट ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट और आइज़ जो है इसे डोनेट नहीं कर सकते। अगर हम आइस डोनेट कर दिया तो हम अंधे बन जाएंगे। हार्ट, लिवर एक्सेट्रा डोनेट किया तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट और आइस मरने के बाद ही डोनेट कर सकते, जीते जी इसे डोनेट नहीं किया जा सकता। हेंस कॉन्सेप्ट लाइक पोस्ट ह्यूमस का मतलब क्या है? आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी हैज़ इमर्ज्ड। डेथ के बाद भी बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी को डोनेट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अब पता चला है। Organ and body donation. Under specific conditions, many organs, even after death occurs, remain functional for certain period of time. अभी किसी इंसान का डेथ हो जाता है, मौत हो जाता है, तो उसका जो शरीर है उसको या तो दफनाया जाता है या तो जलाया जाता है। लेकिन अब पता चला है कि डेथ के बाद सर्टन ऑर्गन्स जो है वो सर्टन पीरियड तक फंक्शनल रहता है। जैसे कि हार्ट और लंग्स जो है डेथ के बाद 4 to 6 आवर्स तक फंक्शनल रहता है। पैंक्रियास और लिवर्स जो है डेथ के बाद 6 to 12 आवर्स तक फंक्शनल रहता है। किडनी जो है वो डेथ के बाद 24 to 36 आवर्स तक फंक्शनल रहता है। कॉर्निया टिश्यू जो है वो डेथ के बाद 14 डेज तक फंक्शनल रहता है। यानी इन सब ऑर्गन्स को स्पेसिफिक कंडीशन में फंक्शनल रखा जा सकता है। Life of many people can be saved by organ and body donations after death. After death, our body will be useful to other needful person. Blinds can regain their vision. Life of many people can become comfortable by donations of organs like liver, heart, हार्ट वॉल्स, स्किन एक्सेट्रा। तो आफ्टर डेथ अगर किसी ने अपना बॉडी डोनेट किया हुआ है तो उस बॉडी से बहुत से लोगों की जान बच सकती है। उस बॉडी में जो ऑर्गन्स जो एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है, उसे ट्रांसप्लांट करके बहुत से लोगों की जान बचाया जा सकता है। जिन लोगों को इन ऑर्गन्स की ज़रूरत है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करके उनका लाइफ जो है कंफर्टेबल हो जाता है। हाउ? जैसे कि डोनेट किया हुआ आई से अंधे को दिखाई देने लगता है, और ऑर्गन जैसे लिवर, हार्ट, हार्ट वॉल्स, स्किन एक्सेट्रा डोनेट करके बहुत से लोगों की जान बचाया जा सकता है। बॉडी कैन ऑल्सो बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज़। इसके अलावा बॉडी जो है रिसर्च के लिए भी काम आएगा।
Organ donation and transplantation is under the control of Transplantation of Human Organs Act 1994 and subsequent amendments of 2009, 2011 and 2014 so that overall process would be transparent and any person would not be cheated. ये जो है पेज नंबर 91 में टॉप में ऑलवेज रिमेंबर उस टॉपिक के अंडर ये दिया हुआ है, ऊपर एक बॉक्स है उसी में दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, विच एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट बहुत सारा रूल्स जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डोनर शुड बी 18 ईयर्स एंड अबव, वो ऑथराइजेशन देना चाहिए कि अपना ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है, और ये जो इंसान अपना बॉडी डोनेट किया हुआ है देन आफ्टर इस डेथ उस पर्सन के रिलेटिव्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी बहुत सारा रूल्स है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या है, ये अबाउ एक्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। कब चेंजेस किया गया है, ये अमेंडमेंट्स कब किया गया है, 2009, 2011 एंड 2014। ये अमेंडमेंट्स क्यों किया गया है, ताकि कोई भी पर्सन शुड नॉट बी चीटेड। इसका उद्देश्य मानव अंगों के इलीगल व्यापारों को रोकने के लिए है, ये एक्ट बनाया गया है। बाइंग एंड सेलिंग दिस ऑर्गन्स आर पनिशेबल ऑफेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। अभी ये वर्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, बायो का मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी है। यानी अगर हम बायोलॉजी के फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ बेनिफिशियल चीज़ बनाते हैं ह्यूमन के फ़ायदे के लिए तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी बायोटेक्नोलॉजी डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज़ जेनेटिक चेंजेस और जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड टिश्यू कल्चर। First, let us discuss hybridization. In artificial hybridization of plant, हमें दो plant ऐसे select करना है जिसका desired characters we want. अगर ये plant disease resistant है और ये दूसरा जो plant है उसका flower production ज़्यादा है, so we want both these characters in the same plant. हमें ये दोनों characters एक ही plant में चाहिए, तभी हम hybridization करते हैं। अभी दोनों प्लांट जो रहता है वो सेम स्पीसीज़ का होना चाहिए। अगर ये हिबिस्कस प्लांट है तो ये दूसरा भी हिबिस्कस प्लांट ही होना चाहिए। हिबिस्कस फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज़ प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। हमें एक प्लांट के फ्लावर को फीमेल फ्लावर बनाना है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। और ये कैसे करेंगे, जब ये फूल पूरी तरह खिला नहीं होता, दैट इज़ बिफोर द फ्लावर मैच्योर्स, एंथर्स को काट दिया जाता है। यू कैन सी ओवर सीजर से एंथर्स को कट करते हैं, तो एंथर्स को काट दिया जाता है ताकि उसका मेल पार्ट निकल जाए। अभी इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही रह गया है, तो दिस फ्लावर बिकेम अ फीमेल फ्लावर। जब दोनों फूल मैच्योर हो जाता है तो इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को इस फ्लावर में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। अभी क्रॉस पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है और उस सीड को कहते हैं हाइब्रिड सीड। अभी जब ये हाइब्रिड सीड से जो प्लांट ग्रो होगा दैट विल बी हैविंग बोथ द डिज़ायर्ड कैरेक्टर, यानी ये हाइब्रिड सीड से जो प्लांट ग्रो होगा वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा और उसमें फ्लावर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी दोनों का जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स है that will be present in the plant grown by the hybrid seed. Next we will discuss about the hybridization of animals. Now let us cross breed Sahiwal bull and Jersey cow. ज़रूरी नहीं है कि साहिवाल बुल ही होना चाहिए और जर्सी काऊ ही होना चाहिए, वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन टेक साहिवाल काऊ एंड क्रॉस ब्रीड इट विथ जर्सी बुल। अभी इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करेंगे, उसके बाद जो बछड़ा या काफ बॉर्न होता है दैट विल बी द हाइब्रिड काऊ। और ये हाइब्रिड काऊ में दोनों का डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स विल बी प्रेजेंट। वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा, हीट टॉलरेंस भी होगा और मिल्क प्रोडक्शन जो रहता है उसका ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, जेनेटिक चेंजेस और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स।
और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स। फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि डीएनए के अंदर जो जीन्स है वो आरएनए प्रोड्यूस करता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और प्रोटीन क्या करता है, इट कंट्रोल्स द वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड ऑल्सो आवर अपीयरेंस। तो हमारी बॉडी का जो भी फंक्शंस है वो प्रोटीन कंट्रोल करता है, और अपना अपीयरेंस भी। व्हाट इज़ द मीनिंग अपीयरेंस? जैसे कि स्किन का कलर, आँखों का कलर, बालों का कलर, शॉर्ट हाइटेड है या टॉल है, इसे सब कंट्रोल करता है। अगर समझो कोई पर्सन को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं पसंद, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन्स को काट दिया जाता है, कट किया जाता है, यू कैन सी इट इज़ कट, और इसके जगह में जो जीन्स का डिज़ायर्ड कैरेक्टर दैट पर्सन वांट उसे जोड़ दिया जाता है। अभी यहाँ पे एकदम सिंपल लगता है, लेकिन इट इज़ नॉट सो सिंपल, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी प्रोसेस। अभी 10th में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जो इंसान को पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं पसंद, वो पर्टिकुलर मतलब अनडिज़ायर्ड जीन्स को काट दिया जाता है, और उसके जगह में डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाला जीन्स को जोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं जेनेटिक चेंज और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टिश्यू कल्चर। कल्चरिंग द प्लांट सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स इन अ लेबोरेटरी ऑन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम वेयर अ सिंगल प्लांट सेल रीजनरेट्स इनटू अ कंप्लीट प्लांट। तो लेबोरेटरी में सिंगल प्लांट सेल या टिश्यूज़ या ऑर्गन से अगर लेबोरेटरी में रिच न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, तो एक सिंगल प्लांट सेल से भी हम पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सिंगल प्लांट सेल जो है, एक सिंगल सेल है, वो डिवाइड रीडिवाइड होके रीजनरेट्स इनटू अ कंप्लीट प्लांट, यानी सिंगल प्लांट सेल से वी कैन ग्रो अ कंप्लीट प्लांट। अब ये टिश्यू कल्चर का फ़ायदा क्या है? टिश्यू कल्चर कैन बी कंबाइंड विथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो टिश्यू कल्चर में जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक चेंजेस लाके जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर वी वांट इन दैट प्लांट, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर प्लांट में चाहिए, that also can be done in the laboratory. टिश्यू कल्चर कैन बी कैरिड आउट रिगार्डलेस ऑफ द सीज़न। अभी हर पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो पर्टिकुलर सीज़न में ही ग्रो कर सकते हैं। कोई रेनी सीज़न क्रॉप होता है, कोई समर सीज़न क्रॉप होता है, कोई विंटर सीज़न क्रॉप होता है, लेकिन टिश्यू कल्चर लैब में करता है, वी प्रोवाइड ऑल द फेवरेबल कंडीशन और न्यूट्रिएंट रिच मीडियम भी देता है, तो कोई भी सीज़न में टिश्यू कल्चर यूज़ करके वी कैन ग्रो एनी टाइप ऑफ क्रॉप। इट विल बी डिजीज़ रेजिस्टेंट। ये टिश्यू कल्चर से ग्रो हुआ क्रॉप जो रहता है वो बीमार नहीं होता। देयर विल बी फास्ट प्लांट मल्टीप्लिकेशन कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। इसका मतलब क्या है? सपोजिंग 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें ट्रेडिशनल मेथड से क्रॉप ग्रो होगा तो उसका प्रोडक्शन और क्वांटिटी कम रहेगा कंपेयर टू दैट ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट ग्रो होता है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहेगा और उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगा। एरिया ऑफ लैंड उतना ही है, ट्रेडिशनल मेथड में कम होता था और टिश्यू कल्चर के मेथड से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट, टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज़ ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक चेंजेस करके, हाइब्रिडाइजेशन करके कुछ ऐसा बेनिफिशियल चीज़ बनाना है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी ह्यूमन के फ़ायदे के लिए। Various branches of science like cytology, biochemistry, molecular biology and genetic engineering are included in biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा साइंस के कौन सा ब्रांचेस इंक्लूडेड है? साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। In pharmacy, experiments for production of antibodies, vitamins and hormones like insulin have been successful. High varieties of crops have been developed by tissue culture. तो बायोटेक्नोलॉजी के वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनी में successfully we are able to produce antibodies, vitamins and hormones like insulin, which has become very successful. Or high varieties of crops have been developed by tissue culture. Just now I had explained कि production और quantity of crops बढ़ गया है because of tissue culture. नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज। तो कौन सा एरियाज में बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। फर्स्ट वन, योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड अल्कोहल फ्रॉम मोलासेस बाय यूजिंग माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से योगर्ट बना सकता है मिल्क से और अल्कोहल बना सकता है मोलासेस से। इसके बारे में इस
ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, इसके पहले वाला जो लेसन है उसमें इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड पॉइंट, यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स. एग्जाम्पल, productions of antibiotics and vaccines etc. with the help of specific cells. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस से क्या क्या बना सकता है? एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बना सकता है. थर्ड पॉइंट, यूज़ ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो डीएनए की मदद से जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग हेल्दी जीन्स. दूसरा फ़ायदा क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स एंड सो ऑन. इन द सेम वे प्रोटीन्स को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर. फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. Developments of plants, animals and products of desired quality by gene manipulation, production of human growth hormones with the help of genetically modified bacteria. तो जीन्स को मैनिपुलेट करके जो क्वालिटी हमें चाहिए वो पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स बना सकते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. मीनिंग ग्रोथ हार्मोन जीन्स बैक्टीरिया में डालकर और वो बैक्टीरिया ग्रोथ हार्मोन जीन्स प्रोड्यूस करेंगे और ये ग्रोथ हार्मोन जीन्स जो है ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस तरह से there are many uses of biotechnology in this field also. Last one, use of genetic and non-genetic techniques. Non-genetic biotechnology involves use of either cell or tissue. Example, tissue culture, production of hybrid seeds, etc. तो इसके बारे में we have already discussed. जेनेटिक टेक्निक्स मीन्स व्हाट? जेनेटिक मैनिपुलेशन. और नॉन जेनेटिक टेक्निक्स क्या होता है? जैसे कि टिश्यू कल्चर और प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स. इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो टिश्यू कल्चर क्या है? इन शॉर्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि एक सिंगल सेल या टिश्यू या ऑर्गन से पूरा का पूरा प्लांट लेबोरेटरी में ग्रो कर सकता है. एंड व्हाट इज़ हाइब्रिड सीड्स? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से दो प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट करके जो भी डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ है जेनेटिक मटेरियल्स जो चाहिए वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज आर द एरियाज़ वे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इससे पहले क्या डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर कौन सा एरिया में यूज़ कर सकते हैं. और अब ये बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के यूसेस के बारे में विल बी डिस्कसिंग. फर्स्ट वन, इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन ऑफ क्रॉपलैंड एरियाज़. इसका मतलब क्या है? अगर फील्ड का एरिया छोटी है तो इस स्मॉल एरिया में भी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी. जहाँ पे पहले कम प्रोडक्शन होता था वही स्मॉल एरिया फील्ड में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी. सेकेंड वन, एक्सपेंसेस ऑन डिजीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड सिंस द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़. तो आजकल साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे प्लांट्स डेवलप किया है जो कभी बीमार ही नहीं पड़ता है. इसका फ़ायदा क्या है? पहले टू प्रिवेंट डिजीज़ प्लांट्स में कोई डिज़ीज़ नहीं आने के लिए दवाइयाँ यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब वो खर्चा बच जाएगा. वाई? बिकॉज ये जो प्लांट्स जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है वो कभी बीमार ही नहीं पड़ता. थर्ड पॉइंट, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग यील्ड पर एनम हैज़ बीन इंक्रीज्ड. तो साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किया है जो फ्रूट्स बहुत ही क्विकली प्रोड्यूस करता है. जो प्लांट्स पहले फ्रूट प्रोड्यूस करने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अभी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसे प्लांट्स में फ्रूट्स जो है फटाफट आने लगा है. इस वजह से हर साल प्रोडक्शन बढ़ गया है. लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज़ विच कैन विथस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर, वाटर स्ट्रेस, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एक्सेट्रा हैज़ बिकम पॉसिबल. अभी साइंटिस्ट ने स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज़ प्लांट प्रोड्यूस किया है. मीनिंग अगर समझो टेम्परेचर सडनली इंक्रीज़ हुआ तो ये प्लांट कभी मरेगा नहीं. उसी तरह अगर समझो टेम्परेचर कम भी हो गया तो भी ये प्लांट सर्वाइव करेगा बिकॉज ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट है. और अगर ये प्लांट्स वाटर इसको पानी कम मिला, बहुत ही कम मिला तो भी ये मुरझा जाएगा लेकिन मरेगा नहीं. उसी तरह अगर फर्टिलिटी कम हो जाए सॉइल में या फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दिया सॉइल में तो भी ये प्लांट्स जो है वो कभी मरेगा नहीं. वाई?
because they are stress resistant varieties. That is, in any adverse environmental condition, these plants will survive.